वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये हमारी एएनएम की दूसरी क्लास है। एएनएम की दूसरी क्लास है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। पेन स्केल यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज। ऑपरेशन के बाद रोगी में दर्द के आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेन स्केल कौन से हैं? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। पेन स्केल यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद दर्द के आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो स्केल है WAS, जिसे वास कहा जाता है, विजुअल एनालॉग स्केल कहा जाता है। यह एक जो साइकोमेट्रिक रिस्पॉन्स स्केल है। कैसा है? यह साइकोमेट्रिक रिस्पॉन्स स्केल है जो प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं का आकलन करता है फ्रेंड्स। इसका सामान्य रूप से प्रयोग एंडोमेट्रियोसिस में यहाँ पे इसका जो सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित दर्द के आकलन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। विच इज यूज्ड फर्स्ट टू ट्रीट हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक के इलाज के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज यूज्ड फर्स्ट टू ट्रीट हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक के इलाज के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, होल ब्लड, पूरा रक्त। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को थोड़ा सा देख लें कि हाइपोवोल्मिक शॉक के इलाज के लिए सर्वप्रथम पूरे रक्त का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाइपोवोल्मिक शॉक एक अवस्था है। ये क्या है? एक अवस्था है जिसमें रक्त व प्लाज्मिका, ठीक है, रक्त व प्लाविका का द्रव भाग जो है काफी कम होता है। हाइपोवोल्मिक एक अवस्था है जिसमें रक्त व प्लाविका का जो द्रव भाग है वो काफी कम होता है, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं जा पाती। क्या होता है? इससे ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा है वो नहीं जा पाती, जिससे रक्तचाप काफी कम हो जाता है और इसके कारणों में दस्त और अत्यधिक रक्तस्राव भी शामिल होता है। बहुत ज़्यादा मतलब इसका आपको दस्त लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा खून का सिक्रेशन भी हो सकता है, ब्लड का सिक्रेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। अ पेशेंट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ लिथियम। एक रोगी में लिथियम का ओवरडोज निम्नलिखित कारणों में से या निम्न लक्षणों में से किसे दर्शाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एक रोगी में लिथियम की जो ओवरडोज होती है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ले लेना या ज़्यादा मात्रा में लेना, ठीक है, ये किसे दर्शाता है? जो इसके लक्षण है वो किसको दर्शाते हैं? तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलीयूरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर, बहुमूत्रता और पानी पीना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को हम देखते हैं कि लिथियम की अधिक मात्रा अर्थात ओवरडोज पॉलीयूरिया अर्थात बहुमूत्रता और पानी पीने जैसे लक्षणों को दर्शाती है। लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के उपचार में प्रयोग की जाती है, जिसकी मात्रा सिर्फ 900 मिलीग्राम, जिसकी मात्रा सिर्फ 900 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन मरीज को देनी चाहिए। यदि यह ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो बहुमूत्रता की जो संभावना होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगने की जो संभावना होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इज। दूध में उपस्थित लैक्टोज है। बताएं फ्रेंड्स दूध में उपस्थित लैक्टोज क्या है? गेस करें, दूध में उपस्थित लैक्टोज क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, दूध में उपस्थित जो लैक्टोज की मात्रा है उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव होता है। सभी को पता है कि दूध एक अपारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है।
दूध के आर पार क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो ये अपारदर्शी। पारदर्शी वो चीज़ें होती हैं जिसके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दूध क्या है? एक अपारदर्शी सफ़ेद लिक्विड है, एक द्रव है, जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा, जो आपकी मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इनका सिक्रेशन होता है। साधारण रूप से अगर बात की जाए तो दूध में 85% 85% तक वाटर होता है। शेष भाग में ठोस तत्व यानी कि खनिज व वसा की फैट वगैरह भी होती है, कुछ मिनरल्स और फैट्स भी पाए जाते हैं। दूध में जो प्रोटीन दूध में प्रोटीन भी होती है, कैल्शियम राइबोफ्लोविन युक्त होता है। इनके अलावा इनमें विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज तत्व वसा भी होता है। हालांकि दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। इसमें उपस्थित लैक्टोज डाइसैकराइड होता है, अभी आपने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें उपस्थित जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकराइड होता है। लैक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है लैक्टोज? एक कार्बनिक यौगिक है जो दूध में प्राकृतिक शुगर की तरह होता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक यानी कि शुगर की तरह काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ ले फिर आंसर दें। सिंपल सा भी क्वेश्चन है। Which is the hormone that increase water reabsorption by inserting a water channel or aquaporins? कहा जा रहा है कि कौन सा भाग है, सॉरी यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स है जो वाटर चैनल या एक्वापोरिस डालकर पानी का पुनर्शोषण, एब्जॉर्शन या रीअब्जॉर्शन बढ़ाता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? Which is the hormone that increases water reabsorption by inserting a water channel or aquaporins? वह कौन सा हार्मोन्स है जो वाटर चैनल या एक्वापोरिन्स डालकर पानी का जो पुनर्अवशोषण उसके वो बढ़ाने का काम करता है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि एंटी डायूरेटिक नामक हार्मोन्स वाटर चैनल व या फिर एक्वापोरिन्स डालकर पानी की जो पुनर्अवशोषण क्षमता होती है, रीअब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है, उसे क्या करता है? बढ़ा देता है। एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन्स जिसे एंटी डायूरेटिक अर्थात विशेष तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, जो मस्तिष्क के आधार पर एक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसे हाइपोथैलेमस के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि ठीक है, इसे फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन्स किडनी और रक्त वाहिकाओं पर कार्य करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है फ्रेंड्स। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मूत्र में पानी की मात्रा को कम करके शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा का संरक्षण करना होता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स तो आपको पता है, जो एडीएच होता है। ठीक है, एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। इसे फ्रेंड्स वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिट्यूटेड इन। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो स्थित होती है, तो ये कहाँ पर स्थित होती है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिट्यूटेड इन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन, ना कि नेक, किडनी, एब्डोमेन। यहाँ पे कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन में स्थित होती है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मस्तिष्क। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। ठीक है, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित को छोड़कर लड़ो या उड़ो, भागो, लड़ो या उड़ो जो हार्मोन्स है, या छोड़ो भागो। ठीक है, निम्न को छोड़कर लड़ो या भागो अनुक्रिया की विशेषताएं इस प्रकार की हैं। अब आपको बताना है फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, एड्रीनल जो ग्रंथियाँ होती है, एड्रीनल हार्मोन्स हैं। अब यहाँ पे आप पहले अच्छे से एक्सप्लेन को पढ़ लें, क्योंकि एक्सप्लेन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आया है तो वो एक्सप्लेन से आपको समझ में आ जाता है, इस वजह से एक्सप्लेन को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लड़ो या भागो फाइट और फ्लाइट अनुक्रिया को शीघ्र तनाव अनुक्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि यह हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, क्रोधित हो या खुशी के समय क्या होता है, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आपको डर और भय की चिंता सताने लगती है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, तब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे एड्रिनल एड्रिनल और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आप पहले देख लें कि यह एक भौतिक एवं जैविक अभिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारे सामने कोई गंभीर परेशानी, ठीक है, अभी हमने आपको बता भी दिया है, जब कोई गंभीर परेशानी, डर, गुस्सा वाली स्थिति आती है। हालांकि खुशी वाली स्थिति में यह हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे गंभीर परेशानी, जब बहुत ज़्यादा गंभीर परेशानी होती है, जब को डर लगता है या आप भय की स्थिति में होते हैं, तब क्या होता है, यह हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वर्ष 1920 में अमेरिकी चिकित्सक वाल्टर कैनन ने इस अनुक्रिया का वर्णन किया। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स, जिसे कैटकोलेमाइन कहा जाता है, कैटोकोलेमाइन अर्थात एड्रिनल एवं नॉर एड्रेनलिन, इस अवस्था का संचालन करते हैं, ठीक है। इस अवस्था में शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में। जब आप भय की स्थिति में होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, डर सताता है, तो यहाँ पे देखिए हृदय की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आपको भय होगा, टेंशन होगी, ठीक है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है, तो क्या होता है, धड़कन आपकी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। रक्तदाब, सांस दर, पुतली का आकार, मानसिक सतर्कता, तेज कपकपाहट आदि बढ़ जाती है, ठीक है। 3 नंबर पे यहाँ पे देख लें, त्वचा का रंग मुरझाने लगता है। इस प्रकार का कार्डियक आउटपुट में कमी लड़ो या भागो अनुक्रिया की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। जो ये है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी थी कि इसमें क्या होता है, लड़ो या उड़ो, जब आपको त्वचा का रंग मुरझाने लगता है, तो जो ये त्वचा का रंग मुरझाने वाली जो पॉइंट तीसरा है, ये आपको बताता है कि कार्डियक आउटपुट में इस तरह की कोई भी अनुक्रिया, मतलब ये कोई विशेषता नहीं है। लड़ो या उड़ो एड्रिनल जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनसे जो सिक्रेशन होता है, तो ये तभी सिक्रेशन होता है इनका, जब आप भय की स्थिति में होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तभी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? बताएं फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि की बात की गई तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों की सक्रियता को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है, इसी वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये जो अन्य जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहते हैं, अन्य ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी जो सक्रियता होती है, ठीक है, उनको नियंत्रित करने, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहा करती है। इसी वजह से इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि डाइन से फैलान के अधर तल पर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि डाइन से फैलान के अधर तल पर स्थित होती है। इस ग्रंथि से 13 से अधिक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसे जितने भी हार्मोन्स हैं सभी इसी ग्रंथि से निकलते हैं, इस वजह से इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लें। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। बताएं फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है, हड्डी है, वो कौन सी होती है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे स्टेपीज है, ठीक है, जो कान की हड्डी है, ये कान में पाई जाती है आपकी स्टेपीज हड्डी, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, या मध्य कर्ण की हड्डी है, आपके कान के मध्य में पाई जाती है, जो कि घोड़े की जीभ की रकाब के आकार की होती है। कैसी होती है? जो घोड़ा होता है उसके जीभ की रकाब के आकार की होती है। यह एक और इनकस से जुड़ी होती है तथा दूसरी ओर फेनेस्ट्रा ओवैलिस पर
मणि झिल्ली में लगी रहती है, ठीक है, या एक ओर इनकस से जुड़ी रहती है तो दूसरी ओर क्या होता है, फेनेस्ट्रा ओवलिस पर मणि झिल्ली से लगी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। बाइल इज एसिडिक इन, पित्त किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे अम्लीय प्रकृति की बात की गई। यहाँ पे जो बाइल है वो किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है, तो फ्रेंड्स जो काऊ होती है, गाय है, इसमें क्या होता है, पित्त अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब खट्टा होता है, ठीक है। अम्लीय क्या होता है, अम्ल मतलब खट्टा, क्षारी मतलब स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, तो ठीक है। पित्त रस हमारे शरीर में बनने वाले, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख गया, ठीक है। यहाँ पे पित्त रस हमारे शरीर में क्या होता है, बनने वाले हार्मोन से एंजाइम को नियंत्रित करता है। क्या करता है, एंजाइम को नियंत्रित करने का काम करता है। पित्त रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो पित्त रस होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह पीले हरे रंग का क्षारी तरल है। इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.6 से 7.7 होती है तथा स्वाद इसका कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा अर्थात खट्टा होता है। यह यकृत कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है, आपके यकृत कोशिकाओं में बनता है और पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। सोडियम कार्बोनेट पित्त रस में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक लवण होता है। इसी कारण पित्त रस क्षारी रहता है। गाय का पित्त रस अम्लीय होता है। जो गाय का जो पित्त रस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दें फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर दें। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर विच इन सॉरी यहाँ पे रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्न्याशय के किस भाग में पाया जाता है, बताएं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये टेल में पाया जाता है, ठीक है, पूंछ में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम आप देख लेते हैं, इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करके चले जाते हैं और सभी क्वेश्चन सेम इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कई कई बार पूछे गए हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे पढ़ लें एक्सप्लेन को कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या होती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय के टेल अर्थात पूंछ भाग में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कहाँ पे, अधिक मात्रा में टेल वाले भाग में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्विपालिकाओं से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की, ये अल्फा, बीटा तथा गामा निकलती हैं। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, ठीक है, उनसे कौन कौन सी जो कोशिकाएं सेल्स निकलती हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा निकलती। अब यहाँ पे आपको देखने की ये जरूरत है कि अल्फा से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और बीटा से और गामा से। तो अल्फा से ग्लूकागॉन निकलता है, ठीक है, बीटा से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, अल्फा से ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, बीटा से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और गामा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं और जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, अल्फा से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है, बीटा से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और गामा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब जो बीटा सेल्स होती हैं आपकी, इनसे अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो आपको शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे अधिक मोटापा हो जाता है या 40 साल के बाद के जो व्यक्ति हैं अगर हेल्दी हैं तो उनमें क्या होता है कि 40 साल के बाद जो आपका अग्न्याशय है वो बीटा सेल्स से जो इंसुलिन निकलता है वो कम मात्रा में बनने लगता है, कम मात्रा में सिक्रेशन होता है इसका, कम मात्रा में निकलता है। तो इस वजह से आपकी शुगर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है ताकि आप हेल्दी ना हो सकें, ठीक है। और बॉडी मेंटेन बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है, योगा वगैरह करते रहना है ताकि आपका जो इंसुलिन लेवल है अच्छे से, ठीक है, अच्छा से बना रहे और कभी आपको डायबिटीज़ वगैरह ना हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।